जब सच्चाई आपके सामने आती है और आप उसे समझ नहीं पाते, तो अक्सर आप उसे नकारने लगते हैं। दानवों का राजा वर्गडिलास दर्द और क्रोध से चीखता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। उसे इस सच्चाई का एहसास नहीं था। उसके खंडहर हो चुके सिंहासन कक्ष में उसकी प्रजा के शव पड़े हैं, जबकि विजयी नायक नीचे से उसे देख रहे हैं। जिन काली ज्वालाओं पर उसे इतना गर्व था, वे भी नायकों को मार नहीं सकी। एर्गिडेलस अविश्वास से उन नायकों के समूह को घूर रहा है जिन्होंने उसे पराजित किया है। वह सोचता है कि वीरों के तलवार देवता ने उसके कवच और हृदय को भेदने में कैसे कामयाबी हासिल की। दृश्य में ठीक वही क्षण दिखाया गया है जब उसे उसके सिंहासन पर ही वार किया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ठुड्डी से खून बहते हुए वर्गडिलास अपनी हार को समझ नहीं पा रहा था। दृश्य समय में पीछे चला जाता है। वर्गडिलास अपने बचपन को याद करते हुए सोचता है, मैं बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग था। युवा, आत्मविश्वासी और मुस्कुराता हुआ वर्ग दानव राजा की सैन्य अकादमी में आता है, जहां उसने सर्वोच्च सम्मान के साथ सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये दानव राजा के मानक थे, जो प्रथम सम्राट दानव राजा द्वारा स्थापित एक सिद्धांत था। वर्गडिलास ने इस पर किसी और से अधिक शोध किया और इसका अक्षरशः पालन किया। जैसा कि राक्षस राजा के नियमों में लिखा है, उसने एक मीनार बनवाई और अपने राक्षसी सेवकों द्वारा ले जाई गई राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। उसने उन नायकों को भी जीवित किया जो उन्हें बचाने आए थे। उसने राजकुमारियों को पिंजरों में कैद रखा ताकि उनके रक्षक उसमें फंस जाएं। एक राक्षस राजा के लिए उनका क्रोध और दुख ही सबसे बड़ा भोज होता था। उन्हें समय से पहले मार देना समस्याग्रस्त था। ईमानदारी का प्रमाण उन्हें बढ़ने में मदद करना और फिर उन्हें खा जाना था। नायक जितना शक्तिशाली होगा, स्वाद उतना ही बेहतर होगा। यही उसका विश्वास था। वह दानव राजा के मानकों का सबसे बेहतर पालन करता था और देखता था कि आम लोगों में उसके प्रति असंतोष कैसे बढ़ता जा रहा है। उसके मन में संसार को जीतना मात्र समय की बात हो गई थी। हर संघर्ष के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसने वीरों और असंख्य नागरिकों के उमड़ते हुए दुख और क्रोध को आत्मसात कर लिया और सबसे शक्तिशाली दानव राजा बन गया। दृश्य वर्तमान में लौट आता है। लेकिन क्यों? अंत में मैं ही क्यों गिरा? आखिर कैसे? वह बार बार खुद से यही सवाल पूछता है। उसका चेहरा उलझन और निराशा से भर उठता है। एक व्यंग्यात्मक आवाज ने उसकी पीड़ा को भंग कर दिया। तुम दानव राजाओं हमेशा एक ही बात कहते हो। वीरों का तलवार देवता मुस्कुराया। यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुम हमेशा ऐसे क्यों दिखाते हो जैसे तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। समझ नहीं आता, वर्द सोचता है। उसकी आंखें अविश्वास और पसीने से चौड़ी हो जाती हैं। झूठे, नायक जवाब देता है। तुम दानव राजाओं हमेशा सबसे प्रसिद्ध राजकुमारी का अपहरण करते हो और हमें सुराग छोड़ देते हो ताकि हम आकर तुमसे लड़ सकें, क्योंकि तुमने अपनी चाल चल दी है। नायक जोर से हंस पड़ा। तुम मूर्ख हो। अगर मैं होता तो राजा को मार डालता, तब राज्य में अराजकता फैल जाएगी। वर्गाडेलस को अचानक एहसास होता है कि अगर वह राजा का अपहरण कर ले तो इससे आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होगा, क्योंकि मनुष्य सिंहासन के लिए आपस में लड़ेंगे, लेकिन तब उनका क्रोध उस पर निर्देशित नहीं होगा, यानी वह दानव राजा के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। यह नियमों के विरुद्ध था। नियमों की पुस्तक उसके दिमाग में कौंध गई। यही उसके पतन का कारण है। नायक अपना निराशावादी दृष्टिकोण प्रकट करता रहता है और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम टावर पर नहीं आते तो आप गांवों में राक्षस भेज देते हैं ताकि हम प्रशिक्षण ले सकें। आपकी मदद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन सीधे आपके टावर पर आने से हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इस चित्र में नायकों की आकृतियां दिखाई दे रही हैं जो मीनार की ओर बढ़ रहे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे दानव राजा का राज्य उनके लिए एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल बन गया। नायक आगे बढ़ता है। पहली मंजिल कमजोर राक्षसों से भरी हुई है। हर कोई अपनी गति से प्रशिक्षण ले सकता है और अपने कौशल को विकसित कर सकता है। वर्गाडेलस गुस्से से दांत पीसता है। उसने नायकों को बीच रास्ते में मरने से बचाने के लिए इतनी सावधानी बरती थी। यह सब अधिक ऊर्जा जुटाने के लिए था, लेकिन सब व्यर्थ था। यही बात मुझे शिक्षा के मानकों से समझ आई। उस शापित किताब की याद, जिसने उसका पूरा जीवन निर्धारित किया और उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया, उसे आज भी सताती है। तलवार के देवता ने अपनी तलवार से वर्गाडेलस को फिर से भेद दिया। पहले से ही पराजित दानव राजा के विरुद्ध यह क्रूरता का अंतिम कृत्य था,
जैसे ही अंतिम प्रहार ने वर्गाडेलस को चीर डाला, पीड़ा और अपमान से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब टावर में बोरियत होने लगे तो हमें बस दानव राजा को मारना है, फिर एक नया दानव राजा और एक नया टावर प्रकट हो जाएगा। हम जैसे नायकों के लिए यह एकदम सही शिकारगाह है ना दोस्तों? नायक ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। अन्य नायक भी उपहास में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद दानव राजा, आपकी वजह से हम और भी शक्तिशाली हो गए। आप अब तक के सबसे श्रेष्ठ दानव राजा हैं। आप दुश्मन से ज्यादा गुरु समान हैं। जब नायकों ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में वर्गाडेलस को धन्यवाद दिया तो वह असहाय होकर जमीन से ऊपर देखने लगा। यह मीनार वाकई शानदार थी। दानव राजा, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। हमें अब तक का सबसे बेहतरीन शिकारगाह देने के लिए धन्यवाद। हकीकत ने उसे कुचल दिया। एक मार्गदर्शक। मेरा टावर तो बस उनका शिकारगाह है, उसकी दुनिया बिखर जाती है। नायक ठंडे स्वर में स्वीकार करता है। फिर भी तुम मजबूत थे। इस बार कई नायकों की जान चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इसी की वजह से मशहूर हो गया। अब अलविदा राक्षस राजा। नायक अपनी जीत का आनंद लेते हुए अंतिम प्रहार की तैयारी करता है। वर्गाडेलस का क्रोध भड़क उठता है। एक हीरो की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? यह तो सरासर मजाक है। यह सोचकर ही मुझे इतना अपमानित कर सकते हैं। उसका हाथ खून से लथपथ जमीन पर गड़गड़ा रहा था। तभी उसने पूछा, इस दानव राजा के क्या ही सिद्धांत हैं? अपनी अंतिम सांस लेते हुए भी वह आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहा है। मैं व्यर्थ नहीं मर सकता। इस तरह तो बिल्कुल नहीं। मैं दानवों का राजा हूं। आदिम क्रोध से भरी वर्गाडेलस अपनी सारी शेष शक्ति का इस्तेमाल करती है। उसके शरीर से गहरे लाल रंग की राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट फूटता है, जो सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है। ऊर्जा उसे क्रोध और विनाश के भंवर में निगल जाती है। उसका शरीर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में विलीन हो जाता है। विस्फोट से महल हिल उठता है और नायक अफरा तफरी में इधर उधर बिखर जाते हैं। वर्गाडेलस की शक्ति से सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण सिंहासन कक्ष में खून और मलबा बरसने लगता है। राक्षसी ऊर्जा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है, जिससे धरती खून से लथपथ हो जाती है। जमीन पर पड़े अपने अंतिम क्षणों में वर्गाडेलस बदला लेने की कसम खाता है। जो मुझे नीचा समझते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विजयी तलवारबाज नायक का प्रतिबिंब ही वह अंतिम दृश्य है जिसे वह देखता है। अंतिम छवि में विजयी नायक गिरे हुए दानव राजा से लूट का माल लेने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वर्गाडेलस की शक्ति क्षीण होने लगती है, एक अन्य नायक उत्सुकता से चिल्लाता है, उसके सिर को मत छूना। ठीक है, सींग मेरे हैं। वर्गाडेलस के सींगों की लालसा रखने वाला नायक केवल देखता रह जाता है, क्योंकि राक्षसी ऊर्जा सब कुछ भस्म कर देती है। अपनी आखिरी चुनौती के साथ वर्गाडेलस कसम खाता है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नायक को खतरे का एहसास बहुत देर से होता है। रुको, नहीं नहीं रुको। बैंगनी ऊर्जा जोरदार विस्फोट करती है। एक विश्वासघाती दानव राजा के क्रोध का अंतिम प्रमाण। विस्फोट से पूरी तरह से नष्ट होते हुए नायक चीखता है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। विस्फोट में सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी नायक भस्म हो जाते हैं। एक विनाशकारी अंतिम प्रतिशोध। शून्य में वर्गाडेलस की चेतना विलाप करती है। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं कभी भी नियमों का पालन नहीं करता। अगर मुझे कभी दूसरा मौका मिला तो नियमों की ऐसी तैसी मैं ऑर्कस को खुला छोड़ दूंगा। टावर के विस्फोट के साथ ही उसका अंतिम विचार क्रूर, अराजक प्रतिशोध का था। अंधेरे से एक दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी, वर्गाडेलस। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने खुद को एक भव्य हॉल में पाया, जहां ऊंची खिड़कियों से पूरा चांद दिखाई दे रहा था। वह पूरी तरह से अचंभित था। वह चारों ओर देखता है और पाता है कि दूसरे छात्र भी वही वर्दी पहने हुए हैं। ये क्या हो रहा है? उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है और एक असंभव सा सवाल उसके मन में उठता है। मैं जिंदा हूं, एक प्रभावशाली आवाज पुकारती है। वर्गाडेलस, जल्दी से आगे बढ़ो। वह अपना नाम पहचानता है और आज्ञाकारी भाव से आगे बढ़ता है। उसके मन में असमंजस उमड़ रहा है। असंभव, यह जगह। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के पास पहुंचता है, कोई उसका नाम फिर से पुकारता है। वर्गाडेलस। अकादमी के प्रधानाध्यापक उसके सामने खड़े हैं। वर्गाडेलस, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने स्नातक दिवस पर ऐसा व्यवहार क्यों किया? वर्गाडेलस को एहसास होता है कि वह किससे बात कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक एक लाल प्रतीक चिन्ह ऊपर उठाते हैं।
एक लाल प्रतीक चिन्ह दानव राजा के सभी स्नातक छात्रों को दिया जाता है। सैन्य अकादमी, एक दानव राजा का प्रतीक। उसे अचानक सच्चाई का एहसास होता है तो फिर ये है। चांदनी रात में अकादमी का नजारा सब कुछ पुष्ट कर देता है। अकादमी के छात्रों का स्नातक दिवस 15 साल पहले यह घोषणा की गई कि सभी स्नातक छात्रों को मंच पर आना होगा। दानव राजा बनने वाले छात्रों को अपनी प्रतिज्ञा लेनी होगी। एक शिक्षक पुकारते हैं, सुम्मा कम लाउडे वेरगाडेलस। कृपया अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में पढ़ें। वर्गाडेलस मंच की ओर बढ़ता है। उसके सामने एक विशाल होलोग्राम प्रकट होता है जिसमें दानव राजा के मानकों का विवरण दिया गया है। वही नियम जिन्होंने उसे अपमानजनक मृत्यु की ओर धकेला। वह उस ग्रंथ को देखता है जिसे वह कभी श्रद्धा से देखता था। अब नई समझ और तीव्र घृणा के साथ दानवों के राजा का ध्वज उसके सभी कष्टों का कारण ठीक उसके सामने है, सुनाए जाने की प्रतीक्षा में। वह मन ही मन सोचता है, मैंने इसे कितनी बार देखा है। मैंने इसे पूरी तरह से याद कर लिया था। मैंने इसका पालन करने की पूरी कोशिश की। इस कचरे ने ही मुझे नायकों का खिलौना बना दिया और मुझे बर्बादी की ओर धकेल दिया। उसकी अपमानजनक मौत की छवि उसके दिमाग में जल रही है। क्या मुझे सच में इसे अब भी सुनाना पड़ेगा? वह उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे अपने सहपाठियों की ओर देखता है। क्या मुझे फिर से सबके सामने कसम खानी पड़ेगी कि मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा? उसका गला सूख जाता है। इसी बीच प्रधानाध्यापक और संकाय सदस्य मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें विश्वविद्यालय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके सबसे होनहार छात्र के भीतर एक तूफान पनप रहा है। वर्गाडेलस ने अपने जबड़े इतनी जोर से भींचे कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसका चेहरा घोर क्रोध से भर उठा। मेजबान ने बेखबर होकर फिर से संकेत दिया, वर्गाडेलस, कृपया महान दानव राजा का मानक पढ़ें। एक क्लोजअप में उसके कसे हुए दांत दिखाई दे रहे हैं। क्रोध फूटने को तैयार था। पूरी अकादमी के सामने उसकी आवाज गूंज उठी, स्पष्ट, तीखी और चुनौती भरी। मैंने इनकार कर दिया। सन्नाटा छा गया। छात्र घूरने लगे। उनके चेहरे असमंजस और स्तब्ध रह गए। वर्गाडेलस ने अंततः अपना क्रोध प्रकट किया। मैं इतनी अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण बात के प्रति वफादारी की शपथ नहीं लूंगा। मानक का पालन करना व्यर्थ है। उसकी आंखों में घृणा की आग जल रही है और वह उस सच्चाई को चीख चीख कर कह रहा है जो उसने भयानक कीमत चुकाकर सीखी है। दानव राजा का मानक बेकार है। उनके शब्दों का असर श्रोताओं पर गहरा पड़ा। छात्र स्तब्ध रह गए। उनके मुंह खुले रह गए। एक छात्र के चश्मे सदमे से टूट जाते हैं। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की ईश निंदा देखकर प्रधानाध्यापक का चेहरा क्रोध और अविश्वास से भर उठता है। उनका विद्रोह ग्रैंड हॉल में गूंज उठता है। दशकों पुरानी परंपरा चकनाचूर हो गई। यही वह क्षण था जब अकादमी की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए यह सबसे बड़ा कलंक बन गया। प्रतिशोध से भरा एक नया मार्ग अभी शुरू ही हुआ था। दानव साम्राज्य के भव्य समारोह कक्ष में क्रोध भड़क उठा और उसने मुक्का मारकर मंच पर प्रहार किया। दानव साम्राज्य के प्रधान ड्यूक अर्किम्ब्लारिम्फ की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने वर्गाडेलस पर चिल्लाते हुए दानव राजा के मानकों का अपमान करने के लिए उसे मृत्युदंड देने की धमकी दी। अपने भव्य सिंहासन से अर्कायम घोषणा करता है कि वर्गाडेलस की उपलब्धियों और प्रतिभा के कारण उसे खुद को सुधारने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर वह अपनी मूर्खतापूर्ण बातों को वापस ले लेता है और पूरे दानव साम्राज्य से माफी मांग लेता है तो ही उसे यह अधिकार मिलेगा। अगर वह इनकार करता है तो उसे एरेन में तैनात कर दिया जाएगा। वह हॉल में रिपल को झपटता हुआ देखता है। एरेन, सच में? वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। एक ऐसा आयाम जहां दानव राजा दर्जनों की संख्या में मरते हैं। यह एक तरह से मौत की सजा है। कुछ शैतान इसका उपहास उड़ाते हैं। उनका कहना है कि मानकों का अपमान करने वाला मौत का हकदार है। यहां तक कि माफी भी काफी नहीं है। अर्केम वर्ज को एरेन की बदनामी की याद दिलाता है। सबसे बुरा लोक जहां अनगिनत दानव राजाओं ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन वर्ज नुकीले दांतों वाली मुस्कान और निर्भीक आंखों के साथ एक ही अनुरोध से घुटन भरी चुप्पी टूट जाती है, मुझे वहां भेज दो। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वर्गाडेलस ने साहसपूर्वक घोषणा की कि वह एरेन जाएगा, यह साबित करने के लिए कि दानव राजा के मानक बिल्कुल बेकार हैं। अपने अपमान को और भी पुख्ता करते हुए उसकी धृष्टता से तंग आकर आर्चड्यूक उसे एक हारा हुआ व्यक्ति घोषित कर देता है और उसकी तत्काल तैनाती का आदेश देता है। दिन में ही टेलीपोर्टेशन
उसके पैरों के नीचे एक वृत्त प्रकट होता है। अर्केम आगे कहता है, उसे उच्च पदस्थ दानव राजा के कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। कोई दानव उसके साथ नहीं जाएगा। उसे अपना कार्य पूरा होने तक वापस लौटने की मनाही है। जैसे ही वह पोर्टल से नीचे गिरता है, वर्ज शांत भाव से सोचता है, मैंने जो तबाही मचाई है उसके बाद तो यही होना तय था, लेकिन वे मुझे वापस उसी जगह भेज रहे हैं। वह एरेन की ओर गिरता है। एक विशाल और सुंदर पहाड़ी इलाका, वही जगह जहां कभी वे नायक रहते थे जिन्होंने उसे मारा था। अपने अंतर्मन में वह अपने प्रतिगमन से पहले भी इस बात को याद करता है। उसने स्वयं एरेन को चुना। उसका मानना था कि उसके जैसा बलवान व्यक्ति ही सबसे कठिन चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी अहंकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे याद है कि उसके पिछले जन्म में कितने ही नायकों ने राक्षस राजा का शोषण किया था। यह तो आम बात है। उसका आगमन प्रलयकारी है, मानो ऊर्जा का एक तेज झटका बर्फीले पहाड़ की चोटी से टकराया हो। एक विशाल विस्फोट के साथ उत्तरी महाद्वीप के उर्घास्ट के सुनसान पहाड़ों के बीच वर्ज प्रकट होता है। उसके विशाल काले अजगर जैसे पंख दूर तक फैले हुए हैं। उसके सिर पर राक्षसी सींगों का मुकुट है। वर्ज कसम खाता है कि वह इतिहास को दोहराने नहीं देगा। इस बार वह व्यवस्था का फायदा उठाएगा, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। वह कसम खाता है कि वह नायक के मानकों का दुरुपयोग करेगा, उसी व्यवस्था का जिसने कभी उसे बर्बाद किया था। दृश्य एक स्मृति में बदल जाता है। अकादमी में दानव साम्राज्य की कठोर पदानुक्रम प्रणाली की व्याख्या की जाती है। दानव राजाओं की अकादमी दानव राजाओं को प्रशिक्षित करती है। यह अकादमी उन सेवकों को प्रशिक्षित करती है जो उनकी सेवा करेंगे। एक भाग्यशाली दानव जिसका नाम गॉर्डन है, शीर्ष स्नातक को सर्वोच्च दानव राजा वर्ज की सेवा करने का सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी जाती है। एक अन्य दानव विलाप करता है, काश उसने उस पद को पाने के लिए और अधिक मेहनत की होती। गॉर्डन मुस्कुराते हुए बोला, यह तो सभी राक्षसों की सोच है। राजा महान लोग होते हैं, लेकिन उनका चेहरा कट्टर भक्ति भाव से भर जाता है। और वे आगे कहते हैं, हालांकि लॉर्ड वर्ज जैसा महान कोई नहीं है। उनकी प्रशंसा जुनून की हद तक पहुंच गई है। फिर भी वे अकेले नहीं हैं। अतीत में वर्जिडेलस को एक महान हस्ती माना जाता था। 1000 में एक बार आने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति। उनके साथ स्नातक होना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। इस श्रद्धा ने गॉर्डन की महत्वाकांक्षाओं को बल दिया। अपनी कल्पनाओं में गॉर्डन वर्ज के बगल में अपनी एक भव्य मूर्ति की कल्पना करता है। उन्हें पूरा यकीन था कि वे मिलकर किसी भी आयाम को जीत सकते हैं। एक उज्ज्वल आशा भरी मुस्कान के साथ गॉर्डन जोर से सपने देखता है कि वर्ज के बगल में खड़े होकर उसका नाम दानव साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास में अंकित हो जाएगा। लेकिन वर्ज की क्रोधित घोषणा से वह स्मृति चकनाचूर हो जाती है। यह गलत है। गॉर्डन के चेहरे पर भय के भाव उभर आते हैं। उसकी आदर्शवादी दुनिया चकनाचूर हो जाती है। अब वर्तमान में लौटते हैं। उर्घास्ट पर्वतमाला की गहराई में गॉर्डन अचानक प्रकट होता है। दानव साम्राज्य के नियमों के अनुसार एक शक्तिशाली दानव को एक शक्तिशाली दानव राजा की सेवा करनी चाहिए। गॉर्डन पूरी तरह से भ्रमित और भयभीत है। क्यों? मैं यहां क्यों हूं? वह घबरा जाता है। यह जानकर कि उन्होंने कहा था कि कोई दानव उसके साथ नहीं जाएगा, फिर भी उन्होंने एक दानव को भेज दिया। एक बाकी दानव राजा के साथ मिलकर शासन करना। मोजा इतना बड़ा है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। वर्ज पास आता है और हाथ बढ़ाता है। शांति से उसका अभिवादन करता है। गॉर्डन, तुम्हें देखकर खुशी हुई। गॉर्डन कांपते हुए पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वर्ज उदासीनता से जवाब देता है। फिर गॉर्डन को घबराहट होने लगती है। वह उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने सबके सामने मानकों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की, और अब उसकी वजह से वह भी एरन में मर जाएगा। बर्ग वर्ज उसे हल्के फुल्के हास्य से शांत करने की कोशिश करता है। कहता है कि वह अपने बाल नोच लेगा, लेकिन गॉर्डन गुस्से में चिल्लाता है कि अभी समस्या उसके बालों की नहीं है। बर्ग गॉर्डन के इस संकट को देखता है और सोचता है कि क्या वह हमेशा से ऐसा ही था। उसे याद आता है कि अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ने से पहले वह ऐसा ही था। गॉर्डन एक आत्मविश्वासी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अपने अतीत के एक दृश्य में गॉर्डन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। उनका कहना है कि हालांकि यह काम कठिन है, फिर भी वे इसे हासिल कर सकते हैं। दरअसल वे घोषणा करते हैं कि अगर एरन न होता तो उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। वर्तमान में लौट आओ। वर्ज इस बदलाव को समझता है। अब हालात बिल्कुल अलग हैं।
उसे लगता है कि अगर उसने गॉर्डन को अपने मानसिक पतन के बारे में बताया तो गॉर्डन शायद उसे पागल समझेगा। वर्ज सोच में डूबा हुआ है, तभी गॉर्डन की सांसें तेज चलने लगती हैं। वह बर्फ के बीच अपनी स्थिति की भयावहता को समझने की कोशिश करता है। आखिरकार गॉर्डन हताशा भरे चेहरे के साथ खुद को संभाल लेता है, अपने शर्मनाक प्रदर्शन के लिए माफी मांगता है और घोषणा करता है कि चूंकि बात यहां तक आ गई है, इसीलिए वह अपना कर्तव्य निभाएगा। दानव राजा के मानकों का पहला नियम, एक मीनार बनाओ। हालांकि यह छिपी हुई या अत्यधिक शत्रुतापूर्ण वातावरण के भीतर नहीं होनी चाहिए। अगर नायकों को इसे खोजना है तो गॉर्डन आसपास के इलाके का जायजा लेता है। विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ यह एक खतरनाक जगह है और इंसानों के लिए इसे ढूंढना मुश्किल है। यह शक्तिशाली राक्षसों से भरी हुई है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे वहां टावर नहीं बना सकते और उन्हें कहीं और जाना होगा। लेकिन वर्ज ने चुनौती भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां टावर नहीं बनाऊंगा। गॉर्डन उसे भयभीत होकर देखता है। वर्ज एक टावर का बीज निकालता है और उसे बर्फ में बो देता है। टावर को उगने के लिए उसे बोना होगा और उसे अपने दानव राजा के रक्त से पोषित करना होगा। गॉर्डन हताश है। वह चिल्लाता है कि वह सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ जा रहा है। वह पूछता है कि क्या वर्ज भी दानव राजा होने का गौरव त्यागने वाला है। लेकिन वर्ज खुद को तैयार करते हुए बस इतना कहता है कि उसने कभी उनका अनुसरण करने की शपथ नहीं ली थी। एर्ग अपने सेवकों की प्रतिक्रिया देखता है और पूरी तरह समझ जाता है उसके दुख का मूल कारण। यह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अपने विश्वास के अपमान को नकारना है। एक ऐसा विश्वास जो वह जानता है कि हर शैतान की रग रग में बसा हुआ है। अनुभव से भरी निगाहों से वर्ज मन ही मन सोचता है कि जब तक आप मर नहीं जाते या मृत्यु जैसी किसी भयावह घटना का अनुभव नहीं करते, तब तक आप उस विश्वास को नकार नहीं सकते, क्योंकि वो भी कभी ऐसा ही था। लोहे के दृढ़ संकल्प के साथ वर्ज मुट्ठी भींचता है और खून निकाल देता है। बीज को पोषण देने के लिए एक बलिदान। जैसे ही उसका खून मीनार के बीच पर टपकता है, वह गॉर्डन से कहता है कि ध्यान से सुनो। दानव राजा के तौर तरीके एकदम घटिया हैं, खासकर एरिन में। गॉर्डन अवाक रह गया, अपने स्वामी की निंदा और दृढ़ विश्वास से कांपते हुए। अचानक पहाड़ जोर से हिलने लगे, एक शक्तिशाली घटना की शुरुआत का संकेत। टावर का बीज वर्ज के रक्त द्वारा सक्रिय। लाल ऊर्जा की एक तेज लहर फूट पड़ती है। बीज से आकाश की ओर एक लाल किरण निकलती है। ऊर्जा बर्फीली जमीन पर फैल जाती है। लाल ऊर्जा उनके चारों ओर घूमती है। शक्ति का एक भंवर बनता है जो आसन्न आह्वान का संकेत देता है। वर्ज अपने अतीत के अनुभव की कड़वी सच्चाई प्रकट करता है। इन मानकों के कारगर न होने का कारण सीधा सादा है। एरीन में बहुत सारे नायक मौजूद हैं। एक मोन्टाज में इस भूमि पर व्याप्त शक्तिशाली और विविध नायकों को दिखाया गया है। असली कारण औरीन दानव राजाओं का कब्रिस्तान है। उनके पैरों के पास एक विशाल जादुई घेरा बनता है। सिस्टम उपयोगकर्ता की पहचान करता है। जनजाति ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। नाम वर्गाडेलिस। पहचान पूरी हो गई है और टावर को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धरती की गहराइयों से एक विशालकाय काली संरचना उभरने लगती है, बर्फ को चीरते हुए। वर्ज ने जाल के बारे में बताया। इंसान अनगिनत टावरों के विनाश के बाद उन्हें एक खास तंत्र का एहसास हुआ और उन्होंने दानव राजा के नियमों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। गॉर्डन को आखिरकार इस धरती की भयानक सच्चाई का पता चल गया। दानव राजा के मानदंड अब मान्य नहीं है। इन्हें नायक के मानदंड कहा जाना चाहिए। उनसे पहले एक भव्य और भयावह मीनार पूरी तरह से खड़ी हो जाती है। बर्फीले बंजर इलाके के बीच एक दुर्जय किला। गॉर्डन ऊपर देखता है, स्तब्ध और भाव विभोर। अंततः तमाम मुश्किलों के बावजूद वर्ज ने उस निषिद्ध स्थान पर मीनार का निर्माण किया। मीनार बनकर तैयार हो जाने के बाद वर्ज शांतिपूर्वक मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। चलो अंदर चलते हैं, वह गॉर्डन से कहता है। गॉर्डन हिचकिचाते हुए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। वे वर्ज के टावर की पहली मंजिल में प्रवेश करते हैं। वे खुद को गुंबददार छत और पैटर्न वाले फर्श वाले एक विशाल हॉल में पाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से खाली है। गॉर्डन ने जोर से कहा कि एक सामान्य टावर की संरचना जटिल होनी चाहिए या उसकी रक्षा राक्षसों द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। यह एक दानव राजा के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। विशेषाधिकारों से वंचित वे 5वीं मंजिल पर स्थित दानव राजा के कक्ष में पहुंचते हैं। परिणाम वही होता है, एक विशाल हॉल
जिसके पीछे एक सिंहासन है, लेकिन बिल्कुल खाली। हर मंजिल सुनसान है। गॉर्डन गंभीर चेहरे के साथ, इस टावर के निर्माण के कारण, और इसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए उन्हें कम से कम नियमों के दूसरे नियम का पालन करना होगा। दानव राजा के नियमों का दूसरा नियम, किसी राजकुमार या राजकुमारी का अपहरण करना। सिंहासन के निकट स्थित स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस नियम का कारण यही है कि यह राजशाही का प्रतीक है। विशेष रूप से उच्च पदस्थ राजघराने उत्पादन करता है। पकड़े जाने पर और भी राक्षसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। गॉर्डन औपचारिक रूप से वर्ज को सलाह देने की पेशकश करता है। कौन? उसकी पीठ उसकी ओर थी। आगे बढ़ने की अनुमति देता है। गॉर्डन एक नक्शे की ओर इशारा करता है और फिर वे अपनी सिफारिश शुरू करते हैं, यह समझाते हुए कि उर्घास्ट पर्वतमाला के सबसे निकट का राज्य है। बेशक राज्य। गॉर्डन उससे विनती करता है, कृपया राजकुमारी का अपहरण कर लो। सर्वोच्च उत्तराधिकार पद प्राप्त करके राज्य के क्रोध और दुख को आत्मसात करना और इस प्रकार तेजी से विकास करना। गॉर्डन को लगा कि वर्ज शायद मना कर देगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वर्ज मान गया। गॉर्डन अचंभित है। वर्ज आगे कहता है कि उसने पहले से ही एक राजकुमारी के बारे में सोच रखा है। वह उत्साहित है। गॉर्डन मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वर्ज उसे स्पष्ट आदेश देता है। उसे टावर की रक्षा के लिए वहीं रुकना होगा, क्योंकि दानव राजा का निवास स्थान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। गॉर्डन राहत और खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, शुक्र है भगवान का, आखिरकार वर्ज अभी भी एक दानव राजा है और उसका अनियमित व्यवहार केवल तनाव के कारण था। इसे सुधारा जा सकता है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वर्ज बालकनी से जाने की तैयारी कर रहा है। गॉर्डन एक अच्छा नौकर बनने की कोशिश कर रहा है। वह पूछता है कि वह किसे साथ लाने की योजना बना रहा है। एक धूर्त रहस्यमयी मुस्कान के साथ वर्ज बस इतना ही जवाब देता है, अच्छा। दृश्य बदलता है। वर्ज रात के समय एक शहर के ऊपर से उड़ता है, यह खुलासा करते हुए कि उसका लक्ष्य आसपास नहीं है। वह हिल्डुरिन के राज्य में जाएगा, जो महाद्वीप का सबसे दक्षिणी राष्ट्र है, उसकी मीनार से सबसे दूर। दृश्य एक एकाकी वस्तु पर केंद्रित है। विशाल महल में एक जगमगाती खिड़की, रात के अंधेरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत। कमरे के अंदर एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। हरनान इल्डिलडारिन खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी वर्ज अपने दैवीय पंख फैलाए पूर्णिमा की चांदनी में उसके सामने उतर आया। वर्ज अपनी असली घिनौनी रणनीति का खुलासा करता है। सभी विकल्पों में से वह सबसे कम उपस्थिति वाले व्यक्ति का अपहरण करेगा। 13वीं राजकुमारी। अपने चमकते लाल सींगों और तीव्र दृष्टि के साथ वर्ज अपने उद्देश्य की घोषणा करता है, मैं तुम्हें लेने आया हूं राजकुमारी, वापस टावर में। गॉर्डन का दिमाग चकरा जाता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वर्ज की योजना मानकों के बिल्कुल विपरीत है। आधी रात के अंधेरे में दानवों का राजा वर्गिडेलस एक राजकुमारी के कक्ष में प्रकट होता है। वह युवती लंबे सुनहरे बालों वाली है और उसने नाइट गाउन पहना हुआ है। वह बिना किसी डर के अपने बिस्तर से उसे देखती है, बस एक शांत जिज्ञासा के साथ, एक निर्मल भाव से। राजकुमारी हरनान इल्डिलडारिन अपने कमरे में आए घुसपैठिए से पूछती हैं, तुम कौन हो? पूर्णिमा की चांदनी में वर्जिडेलस ने गंभीरता से अपना परिचय दिया, दृढ़ भाव, दानवों का राजा तुम्हें अगवा करने आया है। राजकुमारी के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान है। हरनान का चेहरा। अपहरण पर एक बिल्कुल अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। अभी भी अपने बिस्तर पर बैठी हुई वह आश्चर्यचकित घुसपैठिए से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछती है, वर्ज, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे निपट सकते हो? वर्ज इस अजीब सवाल से व्याकुल महसूस करता है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या वह इस बात पर यकीन करती है। दानव राजा तो एक मजाक हैं, और वह आत्मविश्वास से अपनी बात दोहराता है, बिल्कुल कर सकता हूं, मैं एक दानव राजा हूं। वर्ज के आश्चर्य के बीच राजकुमारी हरनान अपने हाथ फैलाती है और स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करती है, फिर मैं तुम्हें मुझे ले जाने दूंगी। वर्ज अब उसे शक होने लगा। उसने पूछा कि वह क्या साजिश रच रही है। हरनान सोचती है और स्वीकार करती है कि एक राजकुमारी होने के नाते उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन ऐसा कुछ हो सकता है। वर्ज इतनी आसानी से मूर्ख बनने से इनकार करती है। वह उसे चेतावनी देता है कि उससे सतर्कता कम करने की उम्मीद न करे, क्योंकि वह खुद भी एक मुश्किल परिस्थिति में है और धोखे में नहीं आएगा। हरनान किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार करता है।
एकदम सटीक तर्क के साथ। वह पूछती है कि अगर उसे पता ही नहीं था तो वह जाल कैसे बिछा सकती थी। उस दिन एक दानव राजा उसे लेने आएगा। वर्ज मन ही मन मान लेता है कि उसकी बात में दम है। फिर भी वह इस स्थिति से उपजे अजीब से असहज भाव को दूर नहीं कर पाता। अंततः आमने सामने खड़े होकर राजकुमारी हरनान जाने के लिए तैयार लग रही है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया। तो चलें। दृश्य बर्फीले इलाके में बदल जाता है।